तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्र प्रकाश है और ये घटना काफ़ी रहस्यमय है। जब मैं आज भी इसका उल्लेख किसी इंसान के सामने करता हूँ तो वो भी इस कहानी को सुनकर सिर्फ एक मजाक ही मानता है। कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करता। सबको लगता है कि ये कहानी झूठी है, लेकिन वो कहते हैं ना, हकीकत और झूठ में काफ़ी फ़र्क होता है। दीपावली से बस कुछ ही दिन पहले की बात होगी। उस वक्त मैं एक डॉक्टर हुआ करता था जो कि लोगों को घर घर जाकर देखने का काम करता था। डॉक्टर यानी कि आप एक कंपाउंडर भी समझ सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना जाने कितनी बार रात के 12 बजे के लगभग सफ़र किया होगा। काफ़ी बार तो ऐसा भी हुआ था जब मैं पूरी रात को अपने घर नहीं जा पाता था, और ऐसा भी कई बार हुआ था कि मुझे आधी रात को अपने घर से निकलना पड़ता था। लेकिन एक घड़ी ऐसी भी आई जिसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव कर दिया। तो मुझे पटना के लिए निकलना पड़ा। इन दिनों मेरा नाम काफ़ी जाना माना हो गया था, इसलिए मुझे उन डॉक्टर की श्रेणी में रखा जाने लगा था जो काफ़ी अनुभवी होते थे। जब मुझे खुद इन चीज़ों का पता चला कि मुझे खुद पटना से एक बड़े घर से फ़ोन आया है, तो मैं खुद को नहीं रोक पाया और आधी रात को ही पेशेंट को देखने के लिए निकल पड़ा। वैसे तो बीमारी कुछ ज़्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन उन लोगों को लगा होगा कि इतनी रात को किसी भी हॉस्पिटल में जाने से तो अच्छा होगा कि वो लोग किसी नॉर्मल डॉक्टर को ही अपने घर बुलाकर अपने घर के बेटे को दिखा सकते थे। इसलिए मैं आधी रात को ही निकल गया था। उनका एड्रेस भी हमारे घर से लगभग 60 किलोमीटर था और ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं था। हालांकि मुझे तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन इतने बड़े घर से जब फ़ोन आता है तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मुझे लगा कि इसी बीच मेरी थोड़ी मुलाकात भी हो जाएगी और जान पहचान भी बढ़ जाएगी, और यही सोचकर मैंने अपनी बाइक का एक्सीलेटर दबा दिया और एक स्पीड के साथ बाइक को चलाने लगा। मैं अभी पटना के एक छोटे से गांव में पहुंच चुका था और वहीं से बस थोड़ा सा आगे उनका गांव आने वाला था, और इसलिए मैं उस ठंडी रात में बाइक को स्पीड से भगाता जा रहा था, जिसकी वजह से मुझे और भी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। लेकिन मेरी बाइक को भगाने का मकसद यही था कि कहीं मैं लेट ना हो जाऊं और मुझे उन लोगों से कोई भी शिकायत ना मिले। फिर जब मैं उनके घर पहुंचा तो मैंने देखा कि उनका घर काफ़ी बड़ा था। देखने में वो काफ़ी आलीशान भी लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बाइक से नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे एक हवा का झोंका मेरे पूरे जिस्म से टकराकर निकल गया हो। मुझे ऐसा एहसास हो रहा था जैसे उस हवा के झोंके ने पल भर में ही मेरे पूरे शरीर को छलनी कर दिया था। एक बार के लिए तो मेरी जान से निकल गई थी, लेकिन फिर मैंने लंबी सांस ली और खुद को संभालने लगा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरा पूरा शरीर कमज़ोर हो गया है, और ये कैसे हुआ मुझे इस बात का भी कोई अंदाज़ा नहीं था। एक डॉक्टर होने के बावजूद भी मैं इस चीज़ को जान नहीं पाया था कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। फिर उसके बाद मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हुए उनके घर के अंदर दाखिल हुआ। मैंने देखा कि उनका घर काफ़ी बड़ा था, दिखने में वो काफ़ी खूबसूरत था। और उसके बाद मैं सीधा पेशेंट के रूम में गया तो मैंने देखा कि पेशेंट के आजू बाजू में उसके घर वाले बैठे हुए थे। वो एक 20 साल का लड़का था। फिर मैं उसके पास गया और उसकी चेकिंग की। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, भाई साहब, आपको आते हुए ज़रा सी भी तकलीफ तो नहीं हुई? पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की बात को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझसे पूछना चाहता हो कि आखिर मुझे तकलीफ क्यों नहीं हुई। उसका सवाल ही अजीब था। इसलिए मैंने उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब, आप भी कैसी बात करते हो? हम डॉक्टर का तो यही काम होता है, कभी भी कहीं भी निकलना पड़ जाता है। वैसे भी अब तो हमारी ये आदत हो गई है। इतना कहने के बाद मैं शांत हुआ, और फिर उसके बाद उन्हीं में से एक आदमी ने कहा, देखिए भाई साहब, आप जिस रास्ते को नॉर्मल रास्ता समझ रहे हैं ना, वास्तव में आप उस रास्ते की हकीकत से रूबरू नहीं है। और जिस दिन आप उस रास्ते की हकीकत से रूबरू हो जाओगे, उस दिन के बाद शायद आप उस रास्ते से भटकने की हिम्मत भी नहीं करोगे। उसकी बात सुनने के बाद मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने फिर से उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा। और पेशेंट को देखकर मैंने उनसे कहा, देखिए, इनको नॉर्मल बुखार है। मौसम की वजह से इस तरह तबीयत में उतार चढ़ाव आना एक लाजमी सी बात है, इसलिए आपको टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैर की तली पर कुछ गीला गीला गिरा था। हालांकि मैंने उस वक्त शूज़ पहन रखे थे, इसलिए मैं उनको वहाँ पर उतारना नहीं चाहता था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही पैसे दे दिए थे, और मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल गया। अब मैं आज काफ़ी खुश था क्योंकि पूरे दिन का जुगाड़ तो मैंने आज रात में ही कर लिया था
और अब मैं घर जाकर आराम से सो सकता था। लेकिन अगर किसी पेशेंट का फ़ोन आ जाता तब तो मुझे किसी भी हालत में निकलना पड़ता, इसलिए मैं चैन की नींद तो नहीं सो सकता था। अभी मैं यही कुछ सोचते हुए रास्ते पर आगे बढ़ रहा था कि तभी मुझे अपने सामने की दिशा से बहुत ही सारे लोगों की आवाज़ एक साथ आने लगी थी। ना जाने क्यों, लेकिन इस आवाज़ को सुनने के बाद मेरी रूह कांप गई थी। मुझे अंदर ही अंदर बेचैनी होने लगी थी। जब मैंने बाइक के हेडलाइट को ऊपर की तरफ किया तो मैंने देखा कि कुछ आदिवासी टाइप में नजर आने वाले लोग भागते हुए मेरी तरफ आ रहे थे और उनके हाथों में कुछ था। जब मुझे खतरा महसूस हुआ तो मैंने अपनी बाइक को एक कच्चे रास्ते में डाल दिया। अब मैं उस रास्ते से उतरना नहीं चाहता था क्योंकि मैं एक गलत रास्ते पर तो आ गया था, लेकिन ये तो मुमकिन था कि वो रास्ता कहीं ना कहीं किसी गांव से तो जुड़ता होगा। इसलिए मैं अपनी बाइक को चलाने लगा। फिर कुछ देर के बाद उन लोगों की आवाज़ आनी भी बंद हो गई तो मैंने बाइक को रोक लिया। लेकिन इस बार जैसे मैंने अपनी बाइक को ब्रेक लगाया तो मुझे अपने पीछे की तरफ से ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ऊपर से होता हुआ बाइक के आगे गिर गया था। आवाज़ तो आई थी लेकिन वहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा था और ये काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला नज़ारा था, जिसको महसूस करके मैं बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा था, क्योंकि अब मैं समझ गया था कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है जो काफ़ी देर से मेरा पीछा कर रहा था। फिर एक बार मेरे शरीर को छूता हुआ एक हवा का झोंका निकल गया। ये बिल्कुल उसी तरह का एहसास था जो मुझे उस घर के सामने हुआ था। अब मेरा जी घबरा रहा था और मुझे बेचैनी होने लगी थी। फिर मैंने अपनी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मेरी हर कोशिश अब लगातार नाकाम होने लगी थी और तभी मुझे बहुत ही सारे लोग फिर से अपने पीछे की तरफ से भागते दिखे। इस बार मैं समझ गया था कि उनकी रॉकेट जैसी रफ्तार के सामने मैं टिक नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी बाइक के पास ही खड़ा रहा। लेकिन जब वो मेरे पास आए तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि जिस रफ्तार के साथ वो सभी लोग मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे, उनकी उस रफ्तार को देखने के बाद मैं पूरी तरह डर गया था। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास से निकले तो मैंने महसूस किया कि वो मेरे पास से निकलने के बावजूद भी मुझे बिल्कुल टच नहीं कर पाए थे और मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सभी मेरे शरीर के आर पार हो गए थे। दोस्तों, ये सब देखकर ही इंसान तो पूरी तरह से सहम उठता है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हो रहा था। मैं तो अब उम्मीद भी छोड़ चुका था कि मैं सही सलामत निकल जाऊंगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी मौत बस मेरा इंतज़ार कर रही हो। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि अब मैं अपनी बाइक को यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा तो मैंने सोचा कि यहाँ से पैदल ही निकलना बेहतर होगा, क्योंकि मुझे अपनी बाइक स्टार्ट करने में काफ़ी समय लग जाएगा। वैसे भी मेरे ऊपर कभी भी खतरे के बादल मंडरा सकते थे, इसलिए मैंने अपने कदमों को पीछे मोड़ लिया और उसके बाद मैं फिर से नेशनल हाईवे की तरफ अपने कदम पटकने लगा था, क्योंकि नेशनल हाईवे पर जाकर मैं कहीं भी किसी गाड़ी या बाइक वाले से लिफ्ट मांग सकता था और मेरी जान भी बच सकती थी। इसलिए मैंने जानबूझकर नेशनल हाईवे के रास्ते को पकड़ना ही बेहतर समझा। और इस बर्फ़ की तरह महसूस होने वाली ठंड की रात में मैं अपने आप को इस तरह सड़क पर चला पाना मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। मेरे हाथ पैर जमने लगे थे, जिस वजह से मैं किसी एक स्थान की तलाश कर रहा था जहां पर मैं कुछ देर बैठकर अपने शरीर को आराम दे सकूं। लेकिन जैसे जैसे मेरे शरीर का पसीना सूख रहा था तो वैसे वैसे मुझे और भी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। ऐसे में मेरा रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता था, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। इसलिए मैं वहीं सड़क के किनारे एक झाड़ी के बगल में बैठ गया और उस झाड़ी के पास बैठकर मैं किसी गाड़ी या फिर किसी बाइक वाले के आने का इंतज़ार में लगा हुआ था। इत्तेफाक से मुझे वहाँ पर एक बस अपनी तरफ आती हुई नजर आई और जैसे मैंने उस बस को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो मेरी आंखें चमक गई। उस बस को रुकवाने के खातिर मैं जल्दी से बस के सामने आ गया और बस के सामने अपना हाथ दिखाने लगा। मुझे लग रहा था कि किसी तरह आज मेरी जान तो बच ही जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने उस बस के सामने हाथ दिखाए तो पहले तो शायद वो बस वाला बस को रोकने वाला नहीं था, लेकिन उसके बाद उसने थोड़ा आगे जाकर बस का ब्रेक मार दिया। फिर उसके बाद जब मैं उस बस के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस बस के अंदर काफ़ी सारे यात्री बैठे हुए थे, लेकिन उस बस वाले ने मुझसे एक्स्ट्रा किराया मांग लिया था। फिर जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे अपना पर्स ही नहीं मिल रहा था और इस चीज़ को महसूस करने के बाद मैं तो और भी ज़्यादा घबरा गया था। फिर उसके बाद मैं उस बस कंडक्टर के सामने हाथ को जोड़ने लगा
कि वो मुझे किसी भी तरह से अपने अड्डे तक छोड़ दे, लेकिन वो नहीं माना। और उसके बाद जब वो बस वहाँ से निकलने लगी तो मैं बस के पीछे वाली सीढ़ी पर लटक गया। मुझे किसी भी हालत में बस अपने अड्डे पर उतरना था, लेकिन अब बस की रफ्तार के बढ़ते बढ़ते मेरे हाथ भी छूटने वाले थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा देर तक बस के पीछे लटक कर नहीं रह सकता, लेकिन इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। फिर करीब 10 से 15 मिनट चलने के बाद बस स्टैंड पर रुकी और वहाँ पर रुकते मैं जल्दी से एक पत्थर के पीछे छिप गया। जैसे मैं उस पत्थर के पीछे जाकर छुपा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अब मैं किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच गया हूं। और फिर उसके बाद जब मैंने अपने आजू बाजू में देखा तो अब की बार मैंने देखा कि मैं एक राम मंदिर के सामने खड़ा था। और जैसे मेरी नज़र उस राम और सीता के मंदिर पर पड़ी तो मैं जल्दी से भागता उसी मंदिर के अंदर घुस गया। पहले तो मुझे वहाँ पर कोई नहीं दिखा, लेकिन फिर मेरी नज़र वहीं पर मौजूद एक कमरे पर पड़ी तो मैंने देखा कि उस कमरे के अंदर कोई लेटा हुआ है। मैंने उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और उसी मंदिर के पीछे वाली साइड में जाकर मैं चुपचाप से बैठ गया। वहाँ पर सर्दी ना के बराबर थी, इसलिए मैं वहाँ पर आराम से बैठ सकता था। और फिर करीब 6 से 7 घंटे मैंने उसी मंदिर के अंदर गुजारे और फिर उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से सीधा गांव के लिए निकल गया। लेकिन दोस्तों, इस घटना ने मेरे अंदर इतना ज़्यादा डर भर दिया था कि उस दिन के बाद मैं कभी भी आधी रात को किसी पेशेंट को देखने के लिए नहीं गया। और उस दिन मैं अपने घर तो आ गया था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में ये सबसे डरावना समय बन गया था। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।